हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग मिरान, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग रिया। यस, मेरे ख्याल से इक्वेशंस वगैरह कुछ लिखना सीखा था, है ना। और किसी भी लाइन के पैरेलल लाइंस हम कैसे लिखते हैं, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे लाइन लिखते हैं, तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था, है ना। उस पर मेरे ख्याल से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पहले तो। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन है गाइस, equation of the line passing through 1 comma 2 and making an angle of 45 degree with the line है ना, with the line 2x plus 3y equal to 10। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। हमें बतलाना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। पहली चीज ये कि वो पास कर रहा है 1,2 से, और ये जो एक लाइन है ना आपके पास 2x plus 3y equal to 10, इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री, है ना। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतलानी है, 1,2 से पास कर रहा हो, और इस वाली लाइन जो कि हम बोल रहे हैं 2x plus 3y equal to 10 है, इसके साथ एंगल बनेगा 45 डिग्री। मेरा क्या कहना है कि 1,2 मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है इधर, 1,2 इज सम पॉइंट हियर, है ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर एंगल 45 की जगह 90 होता, अगर एंगल 45 की जगह 90 होता दोस्त, तो एक ही लाइन पॉसिबल थी, एक ही लाइन पॉसिबल थी। जैसे अगर कोई बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद दिस, तो देयर वाज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ वन लाइन। लेकिन जैसे ही 90 के अलावा कोई और एंगल बोलता है, तो हमेशा दो लाइन पॉसिबल है। जैसे ही 90 के अलावा और कोई भी एंगल बोलेगा, 90 के अलावा और कोई भी एंगल बोलेगा, तो हमेशा कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी मेरे भाई? दो लाइंस पॉसिबल होंगी। यानी अगर कोई बोलता है 45 डिग्री बना रहा है सर, है ना, 45 डिग्री बना रहा है, तो एक तो ऐसी लाइन पॉसिबल हो सकती है जो 45 डिग्री बनाए। और बच्चों मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा कि एक इस तरह से एक लाइन आएगी, है ना, एक इस तरह से लाइन आएगी जो कि फिर से क्या बना सकती है भाई मेरे, है ना, जो कि फिर से क्या बना सकती है? 45 डिग्री एंगल, है ना, जो कि फिर से क्या बना सकती है? 45 डिग्री एंगल। मेरे ख्याल से आपने ये चीज समझ ली होगी। तो हम लोग बोले 1,2 के थ्रू देर आर टू लाइंस विच इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री, राइट। हाँ, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए दिमाग में कि अगर बोलता है कि भाई एक पॉइंट है, उससे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन बतलाइए जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तब तो एक लाइन है। लेकिन 90 के अलावा कोई भी एंगल बोलता है, तो हमेशा कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी? दो लाइंस पॉसिबल होंगी, राइट। तो अब कोई बोले सर कैसे सॉल्व करें, तो बेटा यहां पॉइंट पता है मुझे, मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो मैं इसके स्लोप को m मान लेता हूं। अगर मुझे पॉइंट पता है और मुझे स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को पॉइंट पता है और स्लोप मैंने इसका m मान लिया। अच्छा, और ये वाला स्लोप है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, और दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं लास्ट क्लास वाला कंडीशन जो हमने देखा था कि tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। देख लो आप लोग खुद भी। तो भाई tan 45 डिग्री तो 1 हो गया, तो मॉड्यूलस खोलोगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? m प्लस माइनस 2/3, सॉरी m प्लस 2/3, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2m/3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। मॉड ओपन हुआ है, मॉड ओपन हुआ।
अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी आपके पास कि 3m+2 एलसीएम ले रहे हैं, 3m+2 अपॉन, है ना, 3m+2 और नीचे आएगा 3 - 2m। या तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 3 एलसीएम में कट जाएगा, है ना, या फिर इसकी वैल्यू -1 होगी, मतलब 3m+2 अपॉन 3 - 2m इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3m+2 कितने के बराबर आएगा दोस्त? 3 - 2m, 3 - 2m, मतलब यहां से 2m इधर लाओगे तो 5m और 3 - 2 इधर 2 ले गए तो 1, तो m की वैल्यू आ गई एक, तो आपकी 1/5। दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3m+2 इक्वल टू -3 + 2m, यानी यहां से m की वैल्यू आ रही है -5। तो दो स्लोप्स आपके आ चुके हैं। लाइन 1, 2 से पास कर रही है, तो यू कैन राइट वन ऑफ द लाइन एज y - 2 इक्वल टू 1/5 into x - 1, and the second line is going to be y - 2 equal to -5 into x - 1, है ना? देख लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइएगा, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अपने आप लाइन आ जाएगा। चलिए, क्लियर एंड डन है, तो अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -2, -7, making an angle of with चलो बच्चों करके दिखाओ। हाँ भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और फिर से वैसा ही कुछ है ना, कि एक लाइन है अब आपके पास 4x + 3y = 3, और फिर से जो एंगल है वो 90 नहीं है, फिर से जो एंगल है वो 90 नहीं है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश की कि जब तक 90 नहीं है ना, कोई और एंगल है 90 के अलावा कोई एंगल है, तो इसका बहुत ऑब्वियस मतलब होगा दोस्त कि दो लाइंस बननी चाहिए, है ना, दो लाइंस बननी चाहिए, दो लाइंस बननी चाहिए, है ना। ये एक्चुअल प्लॉट नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमने इसको थीटा बोला है तो दो थीटा पॉसिबल है, 90 डिग्री नहीं है। फिर से वही करेंगे कि इसका स्लोप m मान लेते हैं और इसका स्लोप मान लिया -4/3, इसका स्लोप मान लिया -4/3। तो जब मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा tan थीटा वाला, तो क्या आएगा m1 - m2, है ना, m1 - m2, तो m1 कितना है m, और ये है -4/3 अपॉन 1m प्लस m1 m2, ऐसा कुछ। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना होगा? tan थीटा हो गया 3/4, नहीं, थीटा अगर tan इनवर्स 3/4 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/4, मतलब दिस इज इक्वल टू 3/4। फिर से मॉडुलस प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो m + 4/3 अपॉन 1 - 4m/3 इक्वल टू, एक तो आएगा बच्चों 3/4 और एक आएगा m + 4/3 अपॉन 1 - 4m/3 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3/4। दो चीजें बन रही है ना। पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3m + 4 और नीचे 3 - 4m इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12m + 16 इक्वल टू 9 - 12m,
यानी m की वैल्यू बच्चों मुझे लग रहा है -7/12 आ गई, एक तो है ना, -7/12। इधर की साइड अगर आप देखिएगा ना, इधर की साइड, तो 3m+4/3 - 12m इक्वल टू -3/4 है ना, यहाँ माइनस आएगा बच्चों, माइनस आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12m+16 है ना, 12m+16 इक्वल टू -9+12। अब यहां बहुत ध्यान देना है, अब यहां बहुत ध्यान देना है ना, अब आपको यहां बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, सुनेंगे ध्यान से एकदम, है ना, एकदम ध्यान सुनेंगे, नहीं तो गड़बड़ होती है यहां पे। अब यहां पे बच्चों क्या है, वैसे तो मैं स्टार्टिंग ही यहीं से कर रहा हूं कि 2 लाइन से, है ना, बार बार स्टार्टिंग कर रहा हूं, फिर भी अगर भेजे में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आप बिल्कुल ध्यान से तो सुन नहीं रहे, है ना। तो हम लोग बार बार बोलें कि 90 डिग्री नहीं है तो 2 लाइन से। अब यहां पे दिक्कत क्या होती है, सुनना भाई, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां पे दिक्कत क्या होती है कि भाई यहां से 12m कट जाता है, और 12m कटने के बाद यहां से कोई स्लोप ही नहीं दिख रहा, यहां से कोई स्लोप ही नहीं दिख रहा, और एक स्लोप आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे बस इस लाइन को लिखकर बड़ा खुश हो जाते हैं कि हो गया सर काम। नहीं भाई, काम नहीं हुआ, आपके पास अभी दूसरी लाइन जो है वो नहीं आ रही है। आपको बोले सर फिर दूसरी लाइन तो आ ही नहीं रही, स्लोप तो यहां से कट रहा है। तो यही अब आपको समझदारी दिखानी है। आप सोचिए कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक लाइन अगर वर्टिकल है ना, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन अगर वर्टिकल है, तो क्या उसका सॉल्यूशन इस सॉल्विंग से आ सकता है? आंसर इज नो। क्योंकि अल्टीमेटली आप एम में इक्वेशन बनाइएगा, और एम में इक्वेशन बनाने के बाद किसी भी इक्वेशन में कभी भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आता है। आपको ही पता है कि सर मेरे इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ रहे हैं, एक इंफिनिटी एक 1, है ना। कभी भी इक्वेशन कभी भी ऐसे आपको सॉल्यूशन नहीं देता है। ये चीज मैंने आपको क्वाड्रेटिक में आंसर की हुई एकदम लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी एक बार, कि अगर कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल नेवर गेट कि सर एक रूट 1 एक रूट 2 और एक रूट इंफिनिटी, कभी भी इस तरह की चीज नहीं आती है, राइट। तो यहां पे भी आपको ये समझना पड़ेगा कि अब थोड़ा हमें अपना दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आप अपना घुटना भी बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है ना। तो एक स्लोप तो पक्का है। अब दूसरा स्लोप क्या ले, तो दूसरा स्लोप आपको इंफिनिटी लेना पड़ेगा। दूसरा स्लोप क्या लेना पड़ेगा? इंफिनिटी। तो पीछे सर इंफिनिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर फाइनाइट स्लोप होता है तब तो वो इससे आ जाता, अगर कोई फाइनाइट स्लोप होता है तो इससे आ जाता है। यहां पे सॉल्यूशन कौन सा मिस हो सकता है वो सोचना पड़ेगा। तो जब लाइन वर्टिकल होती तो उसका सॉल्यूशन इससे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि m इक्वल टू इंफिनिटी आप सॉल्व करके निकाल ही नहीं पाइएगा कभी इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट तो -7/12 होगा, और दूसरा रूट आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरी लाइन आ तो रही है। अब आपके इक्वेशन सॉल्विंग से नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या निकलेगा कि उसका जो स्लोप है वो इंफिनिटी लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? अगर क्लियर है तो एक बार इस लिख के बतला दीजिए। तो यानी एक तो हो गया y+7 इक्वल टू -7/12 x+2, और दूसरी वर्टिकल लाइन है -2, 0 से, तो x+2 इक्वल टू 0। ये दोनों ही लाइन आपका सॉल्यूशन होगा। यस, -7/24 है, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। देख लीजिए, डन हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ फॉर्मूले बतलाऊंगा, है ना, उनको याद रखना है, उनको अप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले हैं तो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है ना, मगजमारी नहीं है कि भाई कब क्या कैसे होने वाला है ना। स्ट्रेट अवे फॉर्मूले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्टली जो बोला जा रहा है उन फॉर्मूले को याद रखना है, बाकी उनके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपन नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, है ना। तो हम सिंपल सिंपल जो उनके फॉर्मूले हैं उन पे अपन फोकस करें। टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
पी x1 कॉमा y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो सिंपल फॉर्मूले है, बस आपको एज इट इज यूज करना सीखना है ना। बस आपको एज इट इज यूज करना सीखना है। तो अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाइन है ना, लाइन है। और आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट x1 कॉमा y1 से दोस्त, है ना। ऐसे मान लो एक लाइन है और हमने बोला साहब कि एक कोई पॉइंट है P एंड दैट हैज कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 और यहां से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हमें यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। इसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, इसको मान लीजिए d है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर है, ये सब का यूज कर वर के आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन उससे कोई ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं। आपको सिंपल इसके फॉर्मूले को आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। तो ये जो डी डिस्टेंस है, इसको कैसे निकालना है, बिल्कुल ध्यान सुन लीजिएगा। तो अगर x1 y1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना है इसमें कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इसमें x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो और c रख दो जो है, और नीचे रूट अंडर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। क्या हुआ भैया कि x1 कॉमा y1 को इसमें रख दीजिए, सिंपल है, ax1 प्लस by1 प्लस c, उसका मॉड। मॉड क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और नीचे स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कोई बोलता है कि भाई 2,3 का डिस्टेंस है ना, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 से बदलाओ। 2,3 का डिस्टेंस 3x माइनस 4y प्लस 5 से बताओ। तो हम लोग बोले कि वो डिस्टेंस सिंपली क्या लिखेंगे, 3x1 मतलब 2 माइनस 4y1 मतलब 3 और प्लस 5 अपॉन रूट अंडर ऑफ कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर, और माइनस 4 का स्क्वायर लिखोगे तो भी 4 ही स्क्वायर आएगा, है ना। तो अब आप देख सकते हो 3 दूनी 6 और 5 11 और 4 तिया 12, तो मेरे ख्याल से घटेगा तो 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट सीधा कितना आ जाएगा 5। तो अगर कभी भी आपको x1 y1 से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल काम करना है, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड और होल अपॉन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों का डन आ गया। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। इससे रिलेटेड ही एक और आर्टिकल है या फॉर्मूला है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, to find the distance between two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। देखो पैरेलल लाइंस में आपको भी पता है कि स्लोप सेम होना चाहिए, तो हो सकता हो कि वन ऑफ द लाइन कैन बी k टाइम्स द अदर, है ना। जैसे अगर कोई बोले कि सर एक लाइन है ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक लाइन है ना। कोई बोले कि एक लाइन है सर 4x प्लस 6y और प्लस 31 या सॉरी 21 इक्वल टू 0, है ना, ऐसे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप कोफिशिएंट ऑफ x और y को सेम कीजिए, आप कोफिशिएंट ऑफ x y को सेम कीजिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है तो सबसे पहले काम कीजिए कि लाइन को इस फॉर्मेट में लिखिए जिस फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन को भी ax प्लस बी वाई और प्लस c2 टाइप में लिखिए। मतलब क्या करना है बच्चों कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, दोनों इक्वेशन में क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे यहां पे सेम नहीं है तो क्या इसको सेम बना सकते हैं, आंसर इज यस, इसको आप सेम बना सकते हैं। कैसे, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 2x प्लस 3y प्लस 21 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। यानी मेरा क्या कहना है कि जब कभी भी आप इस फॉर्मूले को जो मैं अभी बतला रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला जो फॉर्मूला अभी हम सीखने वाले हैं, इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, क्या ध्यान रखना है हमें बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला, कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इन बोथ मस्ट बी सेम।
तो कोई पूछे सर डिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल लाइंस के बीच में, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 कितना होगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, मतलब C1 और C2 का डिफरेंस है ना, मॉड लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव सब सेटल हो जाएगा है ना, C1 माइनस C2 का मॉड अपॉन वही कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपने कोफिशिएंट x y सेम नहीं किया तो फिर अब आप यहां फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर इसका लिखो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या इसका लिखो, क्योंकि दोनों आपके लिए क्या होगा, अलग अलग, और वहां गलती होने के चांसेस हैं। तो आप सिंपल काम कीजिए, क्या कीजिए कि अगर एक्स वाई के कोफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है तो पहले बनाइए और फिर इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। अब जैसे अगर कोई पूछता है कि सर एक बार बताइए इसके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, तो मेरे ख्याल से मैंने उस फॉर्मेट में बना लिया है, C1 माइनस C2 करूंगा तो कितना आएगा, -5 माइनस 21 अपॉन 2, यस और नो, और नीचे कितना आएगा बच्चों, रूट अंडर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सिंपल सिंपल, यानी कि ये कितना आ जाएगा 31, एलसीएम लेके लिख लीजिए 2√13 है ना, 31 और कितना आ जाएगा नीचे 2√13। इज दिस क्लियर फॉर ऑल, देख लो एक बार। ओके लिख लिया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। टू म्यूचुअली perpendicular lines are क्वेश्चन है, two mutually perpendicular lines are drawn through the point A comma B and enclose an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha equal to P, find the area of triangle। थोड़ा ट्रिकी सा है, सोचिए कैसे कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है ना, और थोड़ा ट्रिकी भी है। चलो जी करके देखते हैं डिस्कस। वैसे तो देखो तो ये जो सवाल है इसमें थोड़ा इशू तो रहेगा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार कि कैसे एरिया कैसे निकलेगा दिमाग चल ही नहीं रहा कि भाई एरिया कैसे निकलेगा। तो इसको हम लोग बेसिक से निपटाते हैं, बेसिक से निपटाते हैं। बेसिक से कैसे निपटाते हैं कि चलिए हम लोग कुछ पहले तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना, इनक्लोज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो हम एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है कुछ, और आइसोसेलेस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आइसोसेलेस है मतलब ये एंगल सेम होने वाले हैं। है ना, तो हमने बोला कि भाई ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। और आइसोसेलेस से मतलब गाइस ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। हालांकि हमें पता है कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज निकल रही है एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से थोड़ा आइडिया क्लिक होना चाहिए कि क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या हम इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं क्या। अगर ये चीज अगर हो जाए तो काम हो सकता है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि चलिए इसका परपेंडिकुलर गिराया जाए। तो हम लोग लेकिन जब इस पे परपेंडिकुलर आप गिराइएगा यहां से ऐसे 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर गिराया, तो मैंने बोला कि साहब ये जो ऑल्टीट्यूड लेंथ है ये P है। ये अगर ऑल्टीट्यूड लेंथ P है तो मेरे भाई ये भी P ही होगा। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 है।
तो tan 45 must be 1, तो tan 45 must be 1, तो this is p, तो this has to be p, so that tan 45 is p upon p, that is 1. अच्छा सर, तो यानी कि अगर ये 45 है सर, तो इसका मतलब ये भी tan 45 के हिसाब से p ही होगा. यस, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ, तो हम लोग एरिया का डेल्टा से डिनोट करूं तो हाफ इंटू ये लेंथ हो गया बच्चों 2p इंटू p, यानी ये टोटल लेंथ किसके बराबर हो गया, p स्क्वायर. ये लेंथ किसके बराबर हो गया, p स्क्वायर. मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यस, ऑल्टीट्यूड के टर्म में ये एरिया पॉसिबल है. तो ये यही तो कह रहा है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ये लाइंस परपेंडिकुलर है ना, ऑफ कोर्स 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, थ्रू द पॉइंट a, b, drawn through the point enclosed in isosceles triangle with this line, है ना. तो ये लाइन के साथ बना रहा है, यानी ये लाइन हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये लाइन हो गया, है ना. तो यानी कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया सर, तो हम लोग एरिया सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. तो a, b से इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो बच्चों क्या आएगा, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा, x की जगह x1, y की जगह y1, तो x की जगह अभी a और y की जगह b, a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस p, है ना, अपॉन रूट ओवर ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर. x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, cos अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. तो इसका मॉड होता है डिस्टेंस, है ना, p, और हमें इस पूरे का क्या चाहिए भैया, स्क्वायर. हमें इस पूरे का क्या चाहिए, स्क्वायर. मतलब जो डेल्टा आएगा वो आप में से हर एक बच्चा समझ सकता है कि a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस ऑफ p का होल स्क्वायर. क्या सभी बच्चों को क्लियर है, और क्या सभी बच्चे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, क्या सभी बच्चे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड जो होगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड जो होगा क्या होगा, एरिया विल बी p स्क्वायर. और ये डिस्टेंस कहां से निकालना है, जहां पे राइट एंगल बना था, है ना. तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहां से राइट एंगल बन रहा है वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हाइपोटेनस का, उसका स्क्वायर. कोई बच्चा बतला सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एरिया कितना आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड. ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ना, ये फॉर्मूला नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा. चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको. तो अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए दोस्त, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और कोई पूछता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड कितना आएगा सर, तो वेरी इजी टू कैलकुलेट. ये 90 डिग्री डाल दिया मैंने, ये लेंथ मैंने फिर से बोल दी गाइस एक बार को p, बट दिस टाइम दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो अगर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये x है तो ये भी x है, ये दोनों x होंगे, है ना. तो यानी अगर हम यहां पे यूज करें tan 60 यूज होगा, tan 60, एंड दैट इज p बाई x. यानी बच्चों x की वैल्यू आएगी p अपॉन tan 60, tan 60 इज √3, √3. और जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना आएगा भाई, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना है बच्चों 2x, और इंटू कितना है p, तो 2 से 2 कटा, और x इज p बाई √3, तो मेरे ख्याल से इसका एरिया आएगा p स्क्वायर अपॉन √3. तो ये भी याद रखना है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो p स्क्वायर एरिया होगा, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस इज p स्क्वायर अपॉन √3. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइंस √3x प्लस y minus 2 equal to 0 and √3x plus y plus 6 equal to 0 are tangents to same circle. बहुत इजी सवाल है. फाइंड इट्स रेडियस. आपको सर्कल का रेडियस बतलाना है.
आप सोचो कि अगर कोई कहता है कि दो लाइन सेम सर्कल पे टेंजेंट है, दो लाइन सेम सर्कल पे टेंजेंट है और ये लाइंस पैरेलल दिख रही है दोस्त, तो मान लो कि एक टेंजेंट अगर तुमने ऐसा कुछ बना दिया है ना, आपने एक टेंजेंट ऐसा बना दिया है ना, ये टेंजेंट हो गया इस सर्कल पे, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दूसरी लाइन भी इसी पे टेंजेंट है और ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल है ना, नोटिस किया होगा आपने ये पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल होगा तो आप खुद ही सोचो कि ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा। तो साहब ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा ये तो डायमीटर हो गया फिर तो, क्योंकि अगर सेम ही सर्कल पे दोनों लाइंस टेंजेंट है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी 2r निकाल सकते हैं बॉस। 2r क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2, मतलब -2 -x और अपॉन रूट ओवर ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 8 और अपॉन 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, तो दिस इज 4, यानी r जो रेडियस होगा सर्कल का वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। इजी है मेरे ख्याल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन so that find the condition so that the parallelogram formed by the lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a1x plus b1y plus c2 equal to 0, a2x plus b2y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 becomes rhombus. Becomes rhombus. बहुत 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 बढ़िया, शानदार। अगर हम लोग कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, पैरेललोग्राम लाइक दिस, और हम चाहते हैं कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस में बदले, है ना, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि ये जो लाइन है दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, फिर ये वाली लाइन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, और फिर ये वाली लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप सोचो ये रोम्बस कैसे बनेगा, आप लोगों ने बिल्कुल बेहतरीन काम किया, बहुत बहुत ग्रेट। सुनेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक्चुअली क्या होता है पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो रोम्बस बनने के लिए क्या होगा, तो रोम्बस बनने के लिए मुझे क्या लगता है ना, मुझे क्या लगता है ना कि ये साइड्स इक्वल लेंथ के हो जाने चाहिए। और उसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं कि जो ये पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है गाइस, है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मुझे क्या लगता है ना अपन को इक्वल कर देना चाहिए, मतलब दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, है ना, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, मतलब इसके बीच की जो दूरी है और इसके बीच की जो दूरी है ना, ये दूरियां सेम हो जाए, ये दूरियां सेम हो जाए, तो लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस अगर सेम हो जाएगा तो सारे साइड लेंथ्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या करना चाहिए मुझे, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज c1 माइनस c2 का मॉड
अपॉन रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, है ना। और इसी तरीके से ये मैंने इधर से निकाल दिया, सॉरी, और इधर से इधर c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। चाहो तो आप ये भी लिख भी सकते हो कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम हो जाए पैरेललोग्राम में तो वो रोहम्बस बन जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग कीजिए, ये रिजल्ट आ गया। देख लीजिएगा, फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी सिंपल सी बात है कि इन दोनों लाइंस और इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम, मतलब सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हो जाएंगे और अपने आप ये क्या बन जाएगा, रोहम्बस। चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। Find the equation of line parallel to ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 and dividing the distance between them in the ratio m/n। लीजिए भाई करके दिखाइए। चलिए भाई डिस्कस करके देख लेते हैं एक बार। तो दो लाइंस हैं और ये लाइंस कैसे हैं गाइस, पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, और लाइन पैरेलल है और साथ ही साथ उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से सोचा कि भाई हम लोग इस लाइन की इक्वेशन को लिख देते हैं ax प्लस by प्लस k। लेकिन सर k तो निकालना पड़ेगा, यस k तो निकालना पड़ेगा। k कैसे निकाल सकते हैं, देखना। तो हम लोग बोले कि जो हमने सोचा है वो लाइन ऐसी है। अब देखो ऐसी लाइंस दो बार हो सकती हैं, एक तो बिल्कुल इंटरनली डिवाइड करने वाली लाइन हो सकती है और एक बाहर से भी लाइन हो सकती है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करने वाली भी, है ना। तो हम लोग बोले कि अगर इंटरनल ही सिर्फ पूछा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी निकाल सकते हो, एक्सटर्नल पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे बोलोगे क्या करें, तो मैंने क्या कहा कि ये डिस्टेंस इज टू दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी m/n, है ना। ये कौन सी वाली लाइन है, अपनी C1 वाली लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, C2 वाली, और इसको हमने K वाली लाइन मान रखी है। तो K की वैल्यू के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, देखना K माइनस C1, K माइनस C1, है ना। और अपॉन तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो उससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और अपॉन K माइनस C2, सॉरी C2 माइनस K इज इक्वल टू m/n। अगर ये अंदर वाली लाइन है ना, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल वही दिखेगा, nk माइनस nc1 इक्वल टू mc2 माइनस mk। और यानी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, mc2 प्लस nc1, और अपॉन कितनी आएगी, m प्लस n। यानी आप समझे, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये रेशियो m/n बोल रहे हैं तो दिस इज nc1, है ना, nc1, और इधर क्या है mc2 और अपॉन m प्लस n, बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला की तरह काम कर रहा है। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो k ये है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो क्या होगा बताओ, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का आया भी है ना, mc2 माइनस nc1 अपॉन m माइनस n। वैसे जो बच्चों ने निकाला होगा मुझे लगता है दोनों साइड मॉड लिया होगा ना, दोनों साइड मॉड लेकर
फिर ओपन कर लिया होगा, मॉड लेकर क्या किया होगा, ओपन किया होगा, तो उससे दोनों ही आ जाएंगे। बट मेरा यहाँ पर्पस था आपको बतलाना कि जो इंटरनल है वो इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूले से ही दिखा जाएगा, और जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल डिवीजन वाले फॉर्मूले से आएगा, है ना। मतलब आप C1 और C2 को बस ट्रीट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y बिल्कुल सेम होने चाहिए। चलिए भाई, क्लियर हो तो बता दिया कीजिए सो दैट कि आगे बढ़ पाए। ये होमवर्क टाइप का एक सवाल है, इसको लिख लीजिएगा, अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इफ द स्ट्रेट लाइन ax plus by plus p equal to 0 and x cos alpha plus y sin alpha equal to p encloses an angle of pi by 4 and line x sin alpha minus y cos alpha equal to 0 meets them at same point. Find a square plus b square. ये कर लीजिएगा, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो, आई होप आप सब बच्चों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, इसका भी आप फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि एक पैरेललोग्राम है और इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये वाला है y इक्वल टू m1x प्लस c2, और ये है आपका y इक्वल टू m2x प्लस d1, और ये है आपका y इक्वल टू m2x प्लस d2। ये चार लाइंस हैं और इससे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। आप देख सकते हो स्लोप्स ऑपोजिट के सेम है ना, स्लोप्स ऑपोजिट के सेम है। तो अगर हम लोग देखें ध्यान से, इस पैरेललोग्राम का एरिया A है ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया यू कैन राइट है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का मॉड, क्योंकि एरिया है तो पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका क्या रहेगा, मॉड, है ना। ये लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। बस इसमें ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सारी लाइंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो। तो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो तो ये आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये एरिया आता कैसे, तो ये एरिया आने के लिए कुछ खास नहीं है, सिंपल सा काम करना पड़ेगा हमें कि इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे मान लो ये बेस है और इसका हाइट जैसे इधर से पकड़ लो आप, है ना, आप चाहो तो इसको प्रूव खुद से भी कर सकते हो। ये हाइट अगर P1 है, P1, और ये वाली चीज कितनी हो गई आपके पास, बेस है ना, इसको B बोल देते हैं, बी। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज P1 इंटू बी, P1 इंटू बी। और इस B को हम कैसे निकाल रहे हैं वो भी सुन लो आप, वो भी सुन लो। हम क्या करते हैं ना, कि एक परपेंडिकुलर इधर से भी गिरा दी जाए, ऐसे ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर और गिरा दी जाए। इसका लेंथ हो गया मान लीजिए P2, और ये एंगल है कितना, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब आप देख सकते हो कि जो एरिया होगा ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भाई, P1 इंटू बी, अभी देखा था हमने, और B कितना आ रहा है, अब ध्यान सुनना है ना, B कितना आ रहा है, तो साइन थीटा अगर लिखते हो आप
तो साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां से ये वाला है 90 डिग्री पे, तो ये हो गया P2 अपॉन हाइपोटेनस, P2 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज B। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, P2 बाई साइन थीटा, P2 बाई साइन थीटा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम का एरिया एक तो बेस इंटू हाइट लिखते ही है, 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखने का तरीका है P1 P2 अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज P1 एंड P2? P1 एंड P2 आर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, P1 एंड P2 आर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो थीटा क्या है, थीटा किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल। तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होगा, सिंपल काम करना है, आप चाहो तो मेथड खुद से यूज कर लो, है ना। हम लोग C1 माइनस C2 लिख सकते हैं, P1 P2 लिख सकते हैं। कैसे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने देखा हुआ है C2 माइनस C1, याद करो। और नीचे क्या आएगा, रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर, और इधर कितना आएगा D2 माइनस D1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर। फिर साइन थीटा निकालेगा। आपको बोले साइन थीटा कैसे निकलेगा सर, तो आपको पता है ना कि अगर ये थीटा है तो आप टैन थीटा निकाल सकते हो। टैन थीटा कितना होता है, अभी अभी बताया था हमने, दैट इज M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता है लाइंस के बीच का एंगल। अब इससे साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ऊपर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे आएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके आता है जैसे कि आपको पता है, और उसका स्क्वायर रूट। तो अब आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ P1 P2 लिखना, जो कि हमने निकाला हुआ है C1 माइनस C2 D1 माइनस D2, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस M1 स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस M2 स्क्वायर। जिसको इंटरेस्ट हो, नहीं इंटरेस्ट हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बात खत्म है। और यहां से tan थीटा sin थीटा निकालना और लिखना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। tan थीटा से क्या निकालोगे, sin थीटा। जिनका इंटरेस्ट हो, नहीं इंटरेस्ट हो कोई जरूरी नहीं है, बस ये इसलिए बता दिया कि ऐसा नहीं लगे कि अरे सर आपने बताया नहीं कि कैसे आता है, तो इसलिए बता दिया, है ना। बाकी ऐसी जरूरत नहीं है, चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो, आप सीधा फॉर्मूला दिमाग में रखिए। और ये फॉर्मूला यूज करते वक्त बस देख लेना कि लाइंस y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके, अगर सभी बच्चों ने लिख लिया तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं गाइस पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। अब बोलोगे इस आर्टिकल में करते क्या है सर, इस आर्टिकल में करते क्या है, तो हम लोग बोले एक लाइन दिया रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा और दो पॉइंट्स होंगे, है ना। जैसे ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दो पॉइंट्स होंगे ना, एक मान लीजिए Px1y1 और दूसरा कोई भी लाइन पॉइंट मान लीजिए Qx2y2। तो इसमें हमें ये पहचानना होता है कि ये दोनों पॉइंट्स लाइन के किस साइड है, क्या सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है ना। लाइन पे तो नहीं है, इतना तो पक्का है ना। और वो कैसे चेक कर सकते हैं कि x1 y1 को लाइन की इक्वेशन में रख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो बोले कि दो लाइंस हैं, सॉरी दो पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रही हैं, दो पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रही हैं, और हमें बतलाना है कि वो लाइन के किस साइड है, मतलब ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड मतलब एक P इधर Q दूसरी तरफ, या फिर दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम साइड है। सेम साइड मतलब इस लाइन के या तो इधर है या तो इस लाइन के दोनों इधर है ना। तो वी हैव टू फाइंड दैट कंडीशन, है ना, वी हैव टू फाइंड दैट कंडीशन। तो मैं इसमें आपको एक लाइन बोल रहा हूं, लिखना चालू कीजिए। इसमें मैं एक लाइन बोल रहा हूं, लिखना चालू कीजिए। टू पॉइंट्स Px1 y1, 2 points Px1 y1 and Qx2 y2, 2 points Px1 y1 and Qx2 y2, 2 points Px1 y1 and Qx2 y2 lies on the same side of the line. 2 points Px1 y1 and Qx2 y2 lies on the same side of the line, lies on the same side of the line if, lies on the same side of the line if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c
points px1 comma y1 and qx2 comma y2 lies on the same side of the line ax plus by plus c equal to 0 if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have same sign. If ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have same sign. If ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have same sign and they will lie on the opposite side of the line, have same sign and they will lie on the opposite side of the line, and they will lie on the opposite side of the line if ax1 plus by1 plus c, and they will lie on the opposite side of the line ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c lie on opposite side of the line ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have opposite sign, and will lie on the opposite side of the line if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c have opposite sign. मतलब सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो दोनों के साइन है, साइन मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, तो अगर दोनों के साइन सेम है यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में लाई करेंगे। सेम साइड मतलब या तो दोनों ऊपर होंगे या फिर दोनों इधर होंगे, है ना। अभी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता लाइन कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, बट हम लोग ऐसा बतला रहे हैं कि अगर दोनों के साइन सेम है तो दोनों एक साइड लाई करेंगे, लेकिन अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो दे विल बी लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। अब कोई बोले सर कैसे बता पाएंगे, तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन ज्वाइन कर दिया हमने और ये मान लीजिए λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे भैया? सेक्शन फॉर्मूला से मान लिया है अभी, तो λx2 प्लस x1 अपॉन λ+1 एंड देन इज λy2 प्लस y1 अपॉन λ+1, ऐसा कुछ बनेगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज सोचना है, अगर ये पॉइंट की बात करें, ये इस लाइन पे लाई कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कराओगे तो क्या बनेगा भाई? a इंटू λx2 प्लस x1 अपॉन λ+1 प्लस b इंटू λy2 प्लस y1 अपॉन λ+1 और प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा बनना चाहिए, है ना। कैसे लिया? सबसे पहले मान लिया कि λ/1 में डिवाइड कर रहा है। अब सुनना क्या किया मैंने, फिर इस पॉइंट को निकाल लिया, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है कि देखना क्या बनेगा, a इंटू, इसको मैं इधर लिख देता हूं, ज्यादा बेटर होगा ना, a इंटू या फिर इसको इधर ही है ना। अब ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोग बोले कि अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो a इंटू λx2 प्लस x1 प्लस b इंटू λy2 प्लस y1 प्लस c इंटू λ+1 प्लस c इंटू λ+1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि लैम्डा बाहर निकाल लो इधर से, तो लैम्डा बाहर निकालोगे तो यहां बचेगा ax2, इधर बचेगा by2 और प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू, है ना। इधर देखना ax1 नेगेटिव में जाएगा, फिर इधर से by1 और प्लस c। आप में से हर बच्चा समझ सकता है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, यही आएगा। आप में से हर बच्चा समझ सकता है। अब इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, है ना, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, है ना।
इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। तो एक बार लिख लीजिए, पहले यहां तक लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चलिए डन है, ग्रेट। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे एक चीज समझिएगा कि अगर मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट इंटरनल डिवीजन से मिलता है, सुनना ध्यान से, है ना, थोड़ा ध्यान सुनिएगा तभी समझिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ना पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, है ना, पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो ये पॉइंट अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ये इंटरनल डिवीजन से बनेगा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी इन सेक्शन फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कि हम लोग बोले कि लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले कि ये इंटरनल डिवीजन से मिलेगा, तो इसका मतलब पी और क्यू मस्ट बी ऑन ऑपोजिट साइड। यानी मैं कह सकता हूं कि लैम्डा पॉजिटिव मींस पी एंड क्यू ऑन ऑपोजिट साइड। यस और नो, यस और नो, पी एंड क्यू मस्ट बी ऑन ऑपोजिट साइड। एकदम बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम बिल्कुल सिंपल बात है कि लैम्डा पॉजिटिव, क्यों लैम्डा पॉजिटिव, तो लैम्डा पॉजिटिव अगर हम केस लेते हैं तो ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट होगा और पी और क्यू ऑपोजिट साइड होगा। अच्छा लैम्डा ये है, तो अगर लैम्डा को तुम पॉजिटिव लिखते हो तो इसका मतलब किसको पॉजिटिव लिख रहे हो आप, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी को आप पॉजिटिव लिख रहे हो, इसको ही पॉजिटिव लिख रहे हो। अब माइनस साइन जब उधर भेजते हैं तो आपको याद है ना क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद है ना, कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज नेगेटिव, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इज नेगेटिव। अच्छा एक रेशियो कब नेगेटिव होता है, एक रेशियो तब नेगेटिव होता है जब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव। यानी कि इनके साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट। साइन जब ऑपोजिट होंगे तभी ये रेशियो नेगेटिव होगा, और साइन ऑपोजिट होने का मतलब एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी का साइन ऑपोजिट होने का मतलब कि दोनों पॉइंट्स लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। और ठीक उल्टा कर दो आप कि लैम्डा नेगेटिव लोगे तो सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है ना, एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं पी और क्यू दोनों ऊपर की साइड होगा तभी ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन से मिलेगा, या दोनों पॉइंट नीचे होगा, आप सोचो ना दोनों पॉइंट ऊपर होगा तभी तो आप ज्वाइन करोगे तो एक्सटर्नल डिवीजन पे मिलेगा ये पॉइंट, और जब इधर होगा तो भी आपको एक्सटर्नल डिवीजन मिलेगा। मतलब लैम्डा नेगेटिव मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, और पी एंड क्यू मस्ट बी ऑन सेम साइड, और लैम्डा नेगेटिव मतलब इसको नेगेटिव करोगे। अब ये नेगेटिव किया तो माइनस साइन उधर फिर से भेजोगे तो ये रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा सब, है ना। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव है ना, या दोनों नेगेटिव, यानी कि दोनों के साइन क्या होंगे, सेम। क्या सबको क्लियर है? चलिए होमवर्क तो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे गाइस, है ना। तो आज के लिए तो इतना ही रहने देते हैं।